और इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या लेक्चर है? 38। अच्छा, कल जो है मैंने वो वोल्टेज डिवाइडर बायस जो है उसको स्टार्ट किया हुआ था, और वोल्टेज डिवाइडर बायस जो है उसके अंदर हमने डीसी लोड लाइन जो है उसको ड्रा करके देखा था, और उसके कुछ ग्राफ्स जो हैं वो बनाए हैं। अब आज जो है हमने उसमें एक छोटा सा पोर्शन रह गया था कि कंपैरिजन करना है। ठीक है, कंपैरिजन किसका करना है? सेल्फ बायस का और वोल्टेज डिवाइडर बायस का। और उसके अंदर हम वही उसी तरह ग्राफ बना के जो है जो वोल्टेज डिवाइडर बायस उसके अंदर आते हैं उनको ज़रा चेक करके देखेंगे। तो कंपैरिजन ऑफ Q point of voltage divider bias and self bias। अब इसके अंदर भी जो Q पॉइंट की स्टेबिलिटी है, उस Q पॉइंट की स्टेबिलिटी को दिखाने के लिए हमें दो फिगर जो है वो ड्रा करनी पड़ेंगी। एक फिगर जो है वो हम सेल्फ बायस के लिए ड्रा करेंगे, और एक फिगर जो है वो हम वोल्टेज डिवाइडर बायस जो है उसके लिए ड्रा करेंगे। तो पहले मैं सेल्फ बायस जो है इसके लिए फिगर जो है उसको ड्रा करता हूँ। ये ग्राफ जो है, तो यहाँ पर -VGS, इधर ID, और इस पॉइंट के ऊपर IDSS, इसको इसके साथ मिला दें यहाँ पर। ठीक है, ये IDSS करंट है जो कि मैक्सिमम सैचुरेशन करंट है। ठीक है जी, उसके बाद ये ओरिजिन है, इसको यहाँ पर इस तरह मिला दूँ, और यहाँ से ये एक डीसी लोड लाइन क्या वो आप इधर ड्रा कर दें अगर, ठीक है, ये डीसी लोड लाइन आ जाएगी। और ये इस जगह पर जो है ये Q पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से Q पॉइंट ये परपेंडिकुलर ड्रा करें, और इधर से भी परपेंडिकुलर है जो वो ड्रा कर दें। तो यहाँ पर ये ID2 जो है आपके पास करंट है। उसके बाद अगर इधर से इसको इसके साथ मिला दें, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये इधर से परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो ये आपके पास Q1 है और ये Q2 पॉइंट है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है फिगर 1A, और ये सेल्फ बायस की फिगर है। ठीक है जी, एक फिगर होगी। नाउ वी विल मूव हेड टू द सेकंड फिगर। अब सेकंड फिगर जो है ये आपके पास है वोल्टेज डिवाइडर बायस की। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ID आ जाएगी और इधर VGS। अच्छा, यहाँ से
ये आपके पास ग्राफ इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ से इस तरफ ले जाऊँ और इधर से इस तरफ ले जाऊँ, ठीक है। अच्छा, अब इधर से यहाँ से ये एक ग्राफ आ जाएगा। अब इस जगह पर ये एक पॉइंट है और इस जगह पर ये एक पॉइंट है। इन पॉइंट्स को आप आपस में मिला दें, ठीक है जी। ये एक लोड लाइन जो है ये आपने ड्रा कर दी है। अच्छा, इधर से लेकर इधर तक जो है ये ID1 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ID2 है। तो ये पॉइंट जो है ये IDSS का, ठीक है। इसको Q2 पॉइंट कहेंगे ये वाला जो है, और ये वाला जो है इसको Q1 पॉइंट का नाम जो है वो दिया जाए। तो ये हमारे पास फिगर 1B है, वोल्टेज डिवाइडर बायस। अब दोनों ग्राफ आ गया आपके पास, वोल्टेज डिवाइडर बायस का भी आ गया और सेल्फ बायस का। नाउ वी हैव टू कंपेयर देम कि अब इसमें क्या हमें फ़र्क जो है वो नज़र आ रहा है। तो जो ये फिगर है आपके पास, फिगर 1A, ठीक है, जो ये वाली मैंने सेल्फ बायस की फिगर बनाई है, डिस्क्राइब्स द स्टेबिलिटी ऑफ Q पॉइंट। ये स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब कर गया Q पॉइंट की फॉर ए सेल्फ बायस्ड JFET, सेल्फ बायस्ड JFET के लिए। एंड फिगर 1B is showing stability of Q point for voltage divider bias of JFET, ठीक है जी। तो ये दोनों फिगर जो हैं ये वोल्टेज डिवाइडर बायस के लिए, ट्रांसफ़र कर्व के लिए, फिगर 1A और फिगर 1B। तो जो वोल्टेज डिवाइडर बायस है विद वोल्टेज डिवाइडर बायस, यानी कि पहले इस फिगर को हम देखते हैं वोल्टेज डिवाइडर बायस वाली जो है, जो डिपेंडेंस है ID की, द डिपेंडेंस ऑफ ID यानी कि ड्रेन करंट ऑन द रेंज ऑफ Q पॉइंट्स
जो कि रेंज आपके पास क्यूब पॉइंट्स की इज रिड्यूस्ड, वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, यही क्यूब पॉइंट्स है ना आपके, ये रेंजेस हैं आपके पास क्यूब पॉइंट की, जिसके कारस्पॉन्डिंग करंट्स कौन सी हैं, ID2 और ID, यानी कि वो ड्रेन करंट ही है इसके कारस्पॉन्डिंग। बिकॉज द स्लोप ऑफ लोड लाइन, क्योंकि ये जो लोड लाइन है ये वाली, इसकी जो स्लोप है इज लेस देन फॉर सेल्फ बायस फॉर ए गिवन JFET। तो वोल्टेज डिवाइडर बायस के अंदर जो डिपेंडेंस है ID की इन क्यूब पॉइंट्स के ऊपर, ये जो Q1 और क्यूब पॉइंट्स ID इन्हीं के ऊपर ही डिपेंड कर रही है ना, इसके कारस्पॉन्डिंग ID2 है, इसके कारस्पॉन्डिंग ID1 है। तो यहाँ पर जो स्लोप है इस DC लोड लाइन की वो लेस है। आप देखें ये इस तरह DC लोड लाइन आ रही है, ये इसकी स्लोप कम है। ठीक है ना, इधर से आप ये ड्रा करो तो इसकी स्लोप ज़्यादा बनेगी, इसकी स्लोप जो है वो कम है एज कंपेयर टू सेल्फ बायस। ठीक है, इस DC लाइन का स्लोप इसके मुकाबले में कम है, जो यानी कि जो हमें ग्राफ से नज़र आ रहा है, जो रेंजेस आपने ली हैं ड्रेन करंट की ID1 और ID2 के लिए। तो VGS जो है वो वेरी करता है, ऑल्दो VGS ये वाला गेट सोर्स वोल्टेज, ठीक है, ये जो VGS है वेरीज क्वाइट ए बिट फॉर बोथ सेल्फ बायस एंड वोल्टेज डिवाइडर बायस, यानी कि दोनों के लिए सेल्फ बायस और वोल्टेज डिवाइडर बायस दोनों के लिए इसके अंदर थोड़ी बहुत वेरिएशन जो है वो आती है। और ID जो है वो ID इज मच मोर स्टेबल, स्टेबल का मतलब होता है मुस्तहकम, यानी कि जो अपनी किसी वैल्यू को मेंटेन रखने की कोशिश करे। तो ये ID जो है ये मच मोर स्टेबल है विद वोल्टेज डिवाइडर बायस, यानी कि वोल्टेज डिवाइडर बायस के लिए इसकी वैल्यू ज़्यादा स्टेबल है। अच्छा, अब जो आपके पास ID है, अब दूसरे केस के लिए, ये तो वोल्टेज डिवाइडर बायस के लिए हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब दूसरा नंबर पर हमारे पास सेल्फ बायस है। Although ID is much more stable for stable the price for the additional
stability is greater than voltage drop across RS. तो जो हमारे पास एडिशनल स्टेबिलिटी है, ठीक है, एडिशनल स्टेबिलिटी के लिए जो ID है इसको ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। अगर जितनी ये ज़्यादा ये स्टेबल होगी उतनी ज़्यादा आपके पास जो एडिशनल स्टेबिलिटी आएगी, और जब एडिशनल स्टेबिलिटी आएगी तो इसका मतलब है कि ये एडिशनल स्टेबिलिटी जो है ये उस वोल्टेज ड्रॉप से ग्रेटर होगी कि जो कि अक्रॉस सोर्स के हो रहा है। अब वोल्टेज ड्रॉप तो ऑब्वियसली जो आपका सर्किट है उसमें चाहे सेल्फ बायस का है चाहे वो वोल्टेज डिवाइडर बायस का, दोनों सूरतों के अंदर वोल्टेज ड्रॉप जो है वो RS के क्रॉस भी होगा। RS क्या है? दैट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस द सोर्स। RD के क्रॉस भी होगा, दैट इज रेजिस्टेंस अक्रॉस ड्रेन। और RG के क्रॉस भी होगा, दैट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस गेट। अब ये जो जितने वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, ठीक है, ये वोल्टेज ड्रॉप्स क्या करते हैं? ये क्यू पॉइंट की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप होने का मतलब ये है कि जब वोल्टेज ड्रॉप होता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो पास कर रही है वो इलेक्ट्रिक करंट के पास होने में ज़्यादा रेजिस्टेंस शो कर रही है। अब ज़्यादा रेजिस्टेंस किस सूरत में हो सकती है? ज़्यादा रेजिस्टेंस तब हो सकती है कि ज़्यादा करंट जो है वो फ्लो करे। तो जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उसका मतलब है कि उतना ही ये आपका क्यू पॉइंट जो है इसकी स्टेबिलिटी जो है वो ख़राब होगी। रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कम होगी। जब करंट कम होगी तो ये पॉइंट क्यू जो है जो कि स्विंग कर रहा है, कभी वो Q2 पे आता है कभी वो Q1 पे आता है, ये मुकम्मल तौर पर स्टेबल तो नहीं है, ठीक है, ये स्विंग करता है। हमें तो इसकी स्टेबिलिटी चाहिए कि भाई किसी जगह पर आकर सेंटर के ऊपर आकर टिक जाए। तो सेंटर के ऊपर आकर टिक जाए तो फिर आपको मैक्सिमम आउटपुट पावर जो है वो आउटपुट के ऊपर मिलेगी। लेकिन चाहे आपका वोल्टेज डिवाइडर बायस है या चाहे आपका सेल्फ बायस है, दोनों की सूरतों में इसके अंदर वेरिएशन आती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर इसकी स्लोप जो है वो ज़्यादा, इसकी स्लोप जो है वो कम है। तो जिसकी ज़्यादा उसके अंदर वेरिएशन ज़्यादा होगी, जिसकी कम है उसके अंदर वेरिएशन कम होगी, ठीक है जी। तो ये इनका कंपैरिजन था जो हमने करके देख लिया। तो अब जो चेंज है ID के अंदर बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम क्यू पॉइंट्स, ठीक है, मिनिमम और अब ये मैक्सिमम है ये मिनिमम है, यहाँ पर भी ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, ठीक है। द चेंज इन ID, अब ड्रेन करंट के अंदर जो चेंज आ रही है बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स, मिनिमम क्यू पॉइंट्स is much less for JFT with voltage divider bias. Then for self-biased
JFET। अब आप देख लें कि यहाँ पर ये जो वेरिएशन है, ठीक है, ये इधर ID1 है। अब इसके अंदर गैप ज़्यादा है, ज़्यादा वेरिएशन है, और इसके अंदर गैप कम है, तो कम वेरिएशन है। तो इसका मतलब है कि जो चेंज है ID के अंदर, अब ID1 और ID2 व्हाट आर दीज आर द चेंजेस इन द ड्रेन करंट। ये ड्रेन करंट के अंदर चेंजेस आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यूज आपके पास क्यू पॉइंट्स की आ रही हैं JFT के लिए, वो वोल्टेज डिवाइडर बायस के लिए, ठीक है, वो वोल्टेज डिवाइडर बायस के लिए कम है एज कंपेयर टू सेल्फ बायस। तो इसीलिए जो वोल्टेज डिवाइडर बायस है उसको फोकियत दी जाती है ऑन सेल्फ बायस, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको मिलती है क्यू पॉइंट की एज कंपेयर टू सेल्फ, ठीक है। तो इसलिए वो ज़्यादातर जितने भी सर्किट स्टडी कर रहे होते हैं ना, वहाँ पर ज़्यादातर वोल्टेज डिवाइडर सर्किट ही लगाते हैं, ठीक है। वो मेरा ख्याल है हमने जब BJT भी पढ़ा था तो उसके अंदर भी हमने वोल्टेज डिवाइडर सर्किट ही लगाया था, क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट जो है वो ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी देता है करंट की। अच्छा, अब ये जो JFT थे या FET थे, उसके अंदर हमने N चैनल और P चैनल, जो जितना ये JFT था, ये अब जितना था मैंने इसको पढ़ा दिया, ठीक है, बल्कि शायद इसमें कोई एक आधी चीज़ ज़्यादा ही पढ़ा दी होगी। अब ये मुझे नहीं पता कि वो सेल्फ बायस को वो किस तरह ट्रीट करता है, लेकिन बहरहाल वो पढ़ना ज़रूरी था क्योंकि हमने उसका कंपैरिजन करना था। अच्छा जी, अब नेक्स्ट मैं जो है वो आगे जाने लगा हूँ मॉसफिट्स के ऊपर, ठीक है। ये मॉसफिट्स जो भी हैं ये भी ट्रांजिस्टर ही होते हैं, जिस तरह FET ट्रांजिस्टर हैं इसी तरह मॉसफिट भी ट्रांजिस्टर है, जैसे BJT ट्रांजिस्टर है उसी तरह मॉसफिट भी ट्रांजिस्टर है। तो अब हमने जो है वो क्या स्टडी करना है, इसके करैक्टरिस्टिक्स, इसके पैरामीटर्स, इसका ऑपरेशन और इसकी बाइसिंग। वही जो सारा हमने पीछे स्टडी किया है वही वाला सारा जो है यहाँ पर इसका मॉसफिट का भी हमने स्टडी करना है। तो मॉसफिट, तो मॉसफिट जो है ये बेसिकली है मेटल ऑक्साइड, ठीक है, MO मेटल ऑक्साइड, F फील्ड, E इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ही है, लेकिन इसमें FET के साथ MOS का इजाफा हो है, वही उसी की टाइप ही है, लेकिन इसमें MOS जो है वो ज़्यादा आ गया है FET के साथ। तो द MOSFET मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है जी, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज एन अदर टाइप, ये एक और टाइप है ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। ये एक और टाइप या कैटेगरी है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स की। तो अनलाइक JFT, JFT से ज़रा मुख्तलिफ है इसका ऑपरेशन। द MOSFET has no
पी एन जंक्शन। इसमें आपके पास कोई भी पी एन जंक्शन नहीं होता, लेकिन वहाँ पर तो आप डिफ्यूज़ करते थे एफ ई टी के अंदर, तो वहाँ पर पी एन जंक्शन जो है वो बनता है। फिर उस पी एन जंक्शन से आगे जो है वो ड्रेन, सोर्स और गेट वगैरह जो है वो आते हैं। लेकिन इसके अंदर जो है वो कोई पी एन जंक्शन का स्ट्रक्चर नहीं होता। यानी कि पहला डिफरेंस तो इसका एफ ई टी के साथ ये है। एफ ई टी के अंदर जो है वो पी एन जंक्शन होता है, लेकिन इसके अंदर जो है वो कोई पी एन जंक्शन नहीं होता। पहली बात जो है वो ये होगी। अच्छा, दूसरा ये इंस्टेड द गेट ऑफ MOSFET, जो गेट है MOSFET का, इसमें भी गेट, ड्रेन और सोर्स उसी तरह ही होते हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि पी एन जंक्शन जो है वो नहीं होता। तो जो गेट है इसका MOSFET का इज इंसुलेटेड फ्रॉम द चैनल, वो चैनल से इंसुलेटेड होता है। इंसुलेटेड का मतलब है कि वो चैनल से कोई करंट जो है उसमें से फ्लो नहीं करेगी बाय सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसको क्या हम कहते हैं SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो गेट जो है इसका वो इंसुलेटेड है किससे? सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर से, यानी कि वहां पर एक लेयर है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। तो जो दो बेसिक टाइप्स हैं, ठीक है, द टू बेसिक टाइप्स ऑफ MOSFETs, जो दो बेसिक टाइप हैं MOSFETs की, और नंबर 1 इन्हांसमेंट MOSFET। पहले को कहते हैं हम इन्हांसमेंट MOSFET, यानी कि इसको आप कहेंगे ई MOSFET। इसको क्या नाम देंगे? ई MOSFET का, इन्हांसमेंट, ई फ्रॉम इन्हांसमेंट। दूसरे नंबर पर डिप्लीशन MOSFET, इसको आप कहेंगे डी MOSFET। तो ये दो टाइप्स इसकी होती हैं, ई MOSFET और डी MOSFET, एनहांसमेंट टाइप और डिप्लीशन टाइप। तो ये दो आप जो है ये हमने स्टडी करने हैं कि बेसिकली ये किस तरह इनको इनरिच किया जाता है, यानी कि इनको किस तरह जो है वो बनाया जाता है। तो ये दो किस्म के बेसिक MOSFETs जो हैं, ई MOSFET और डी MOSFET। अब इन दोनों टाइप में से, यानी कि ई MOSFET और डी MOSFET में से ऑफ द टू टाइप्स, ठीक है, ये जो दोनों टाइप्स हैं ई MOSFET और डी MOSFET, द ई MOSFET, ये जो ई MOSFET है इज मोर वाइडली यूज्ड, ज्यादा इस्तेमाल जो है वो किसका होता है? ई MOSFET का, यानी कि इन्हांसमेंट MOSFET का।
क्यों, वजह क्या है? बिकॉज पॉलीक्रिस्टलन जो पॉलीक्रिस्टलन सिलिकॉन है is now used for the gate material. पॉलीक्रिस्टलन सिलिकॉन जो है या पॉलीक्रिस्टल जो है ये क्रिस्टल की एक फॉर्म है, ये केमिकल टर्म है, ठीक है। तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा यहाँ पर कि ये क्या होता है, हमें सिर्फ है कि ये क्रिस्टलन होता है। क्रिस्टल आपको पता है कि वो वाले सॉलिड्स होते हैं जिसमें एटम्स जो हैं एक रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर होते हैं, ठीक है। बहरहाल ये जो सिलिकॉन है ये पॉली क्रिस्टलन होता है और इसको हम यूज़ करते हैं गेट के मटेरियल के तौर पर इंस्टेड ऑफ मेटल, कि इसकी बजाय हम कोई मेटल जो है उसको यूज़ करें। ये जो मॉसफेट्स हैं इनको एक और नाम भी दिया जाता है, ठीक है। दीज डिवाइसेस समटाइम्स आर कॉल्ड एज IGFET, जो होता है इंसुलेटेड गेट FET, क्योंकि आपने यहाँ पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है उसकी इंसुलेशन जो है वो की होती है। तो अब हम ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन मॉसफेट का, ठीक है। नाउ अब पहले नंबर पर तो हम देखेंगे कि मॉसफेट जो है उसका ऑपरेशन क्या है, ठीक है। मॉसफेट जो है वो किस तरह ऑपरेट होता है, वो किस तरह काम करता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास ई मॉसफेट क्या है और डी मॉसफेट जो है वो क्या होते हैं और कैसे उनको बनाया जाता है। अब नेक्स्ट में चीज़ जो है वो यहाँ पर स्टडी करूँगा वो ऑपरेशन ऑफ मॉसफेट जो है उसको करूँगा। तो हमें अभी तक इंट्रोडक्शन के अंदर यही पता चला है कि ये भी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की एक टाइप है और ये एक ऐसी टाइप है कि इसके अंदर पीएन जंक्शन का स्ट्रक्चर नहीं होता और इसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर जो है वो इस्तेमाल की जाती है इंसुलेशन के लिए। इसलिए हम इन्हें IG इंसुलेटेड गेट, यानी कि आप इंसुलेशन किसको करते हैं, गेट की इंसुलेशन करते हैं, इसलिए हम इसको IGT का नाम भी देते हैं, ठीक है। इंसुलेटेड गेट ट्रांजिस्टर्स या फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब ऑपरेशन ऑफ मॉसफेट। अब जो मॉसफेट्स हैं इनका जो गेट वोल्टेज होता है, द गेट वोल्टेज ऑफ मॉसफेट्स is relatively low। ये लो होता है एज कंपेयर्ड टू JFET। जो जर्नल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स हैं JFET, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, उनके मुकाबले में इनका जो गेट वोल्टेज होता है वो लो होता है। इट इज बिकॉज टू कंट्रोल द ड्रेन करंट
ID। और ये इसलिए होता है कि जो ड्रेन करंट ID है उसको कंट्रोल किया जाए। अब जो बेसिक डिफरेंस है मॉसफेट और JFT में, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन MOSFET एंड JFET वो क्या है, वो इंसुलेटेड गेट है। ठीक है, वहां पर तो आपने कोई सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर जो है उसको यूज नहीं किया था। तो इनके दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है इज द इंसुलेटेड गेट, वो इंसुलेटेड गेट है। वहां पर तो इंसुलेटेड गेट नहीं था, कोई सिलिकॉन की गेट के साथ लेयर जो है वो नहीं लगाई हुई थी। ठीक है, और वहां पर PN का स्ट्रक्चर भी था, यहाँ पर PN का स्ट्रक्चर भी नहीं है उसके कंपैरिजन के अंदर। तो जो मोस्ट हमारे पास मॉसफेट्स हैं, मोस्ट MOSFETs fall in the category, ये फॉल करते हैं कैटेगरी में ऑफ आइदर प्लेनर डिवाइसेस और ट्रेंच डिवाइसेस, या ट्रेंच डिवाइसेस। ट्रेंच वो डिवाइसेस होती हैं कि जिनके अंदर इंसुलेशन जो है वो की जाती है, तो इनको हम प्लेनर डिवाइसेस या ट्रेंच डिवाइसेस जो है उनका नाम देते हैं। तो जो पहला मॉसफेट था, सबसे पहला जो बनाया गया था, वो मॉसफेट जो था, वो जितने पहले मॉसफेट्स बनाए गए थे वो सारी क्या थी, वो प्लेनर डिवाइसेस थी। द फर्स्ट MOSFETs और ऑल प्लेनर डिवाइसेस, ये सारी की सारी जो है ये प्लेनर डिवाइसेस थी या ट्रेंच डिवाइसेस थी। इसका मतलब है क्या है कि मीन दे वर मेड ऑन प्लेन। प्लेनर का मतलब है कि इनको प्लेन के ऊपर जो है वो बनाया गया है विद सोर्स एंड ड्रेन, जिसके अंदर हमारे पास सोर्स भी है और ड्रेन भी है, एंड ड्रेन वेल्स डिफ्यूज्ड into the body। तो प्लेनर डिवाइसेस का क्या मतलब है? प्लेनर डिवाइसेस का मतलब है कि इनको किसी प्लेन के ऊपर, अब प्लेन क्या होती है, प्लेन 2D के अंदर होती है, एक्स या वाई के अंदर। तो प्लेन्स के ऊपर जो है इनको बनाया गया है, उसमें क्या है कि आपके पास सोर्स और ड्रेन जो है इनके वेल्स हैं, वेल्स होते हैं पोटेंशियल वेल का कुआं, ठीक है, इनके वेल्स हैं, और उनको क्या किया गया, उन ड्रेन और सोर्स को आपस में डिफ्यूज किया गया। डिफ्यूज का मतलब यह है कि उन्हें आपस में मिलाया गया है उस प्लेन के ऊपर, तो तब जाके आपके पास जो है वो प्लेनर मॉसफेट बना। तो जो इंसुलेटिंग ऑक्साइड लेयर है, एन इंसुलेटेड ऑक्साइड लेयर, यहाँ पर जो आप इंसुलेटेड ऑक्साइड लेयर जो यूज करते हैं इंसुलेशन के लिए, इज ग्रोन ऑन द सरफेस
इसको सरफेस के ऊपर, अब प्लेन जो होती है, प्लेन का मतलब क्या है, वो सरफेस होगी, सरफेस 2D के अंदर होती है ना, तो इसको आप क्या करेंगे, ग्रो करेंगे सरफेस के ऊपर एंड मटीरियलाइजेशन एडेड फॉर टर्मिनल्स। और जो टर्मिनल्स होंगे उनके अंदर मटीरियल, उनको मटीरियलाइज किया जाएगा, यानी कि मटीरियल जो है उसको ऐड किया जाएगा। तो अब जो प्लेनर डिवाइसेस हैं, इनको जो लीनियर ऑपरेशंस होते हैं या लीनियर एप्लीकेशंस जो होती हैं, उनके अंदर वाइडली यूज किया जाता है। प्लेनर devices are widely used in linear applications। लीनियर एप्लीकेशंस के अंदर इनका बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब ट्रेंच, यहाँ पर हमने लफ्ज़ यूज़ किया था ट्रेंच का, ठीक है। तो जो ट्रेंच डिवाइसेस हैं, ट्रेंच डिवाइसेस, इसको हमने कहा कि ये यहाँ तो प्लेनर होती हैं, या इसको क्या हम नाम देते हैं, ट्रेंच का। ट्रेंच डिवाइसेस हैव ट्रेंच, इसके पास ट्रेंच होता है, दैट इज, इसका मतलब क्या है, दैट इज कट, इसको कट कर दिया जाता है इनटू द सरफेसेस, सरफेसेस के अंदर विद इंसुलेटिंग लेयर। ठीक है, विद इंसुलेटिंग लेयर। इंसुलेटिंग लेयर यानी कि एक लेयर जो है वो आपकी, जब इसको ट्रेंच करेंगे यानी कि कट करेंगे दो सरफेसेस के अंदर, तो एक सरफेस जो है उसके साथ इंसुलेटिंग लेयर होगी और फिर उसके ऊपर मेटल लेयर जो है उसको डिपॉजिट किया जाएगा, एंड मेटल लेयर इज डिपॉजिटेड, और मेटल की लेयर जो है उसको डिपॉजिट किया जाएगा इन द ट्रेंच। ट्रेंच पे, ट्रेंच मतलब जिसको काटा है आपने, ट्रेंच का मतलब होता है दो सरफेसेस के अंदर उसको काट देना, ट्रेंच कर दिया उसे, ठीक है। तो जब आपने उसको काट दिया, आपने सरफेसेस के अंदर दो कह लें या और जितनी भी सरफेसेस के अंदर आपने उसको काट दिया, तो आपने इसको जब कट किया है सरफेस के अंदर विद इंसुलेटिंग लेयर, एक इंसुलेटिंग लेयर है और फिर उसके ऊपर मेटल लेयर जो है वो डिपॉजिट की है इन द ट्रेंच, यानी कि उन कटी हुई लेयर्स के ऊपर फिर मेटल की लेयर जो है उसको डिपॉजिट किया जब काट दिया आपने उसको सरफेसेस के अंदर। तो ये डिवाइसेस जो हैं इनका एडवांटेज है, दीज devices have advantages of lower on resistance and higher current specifications अब इनकी रेजिस्टेंस जो है इन डिवाइसेस की वो कम होती है, तो जब कम रेजिस्टेंस होगी तो हायर करंट होगी, एंड जब हायर करंट होगी तो फिर पावर भी ज़्यादा होगी, इसका मतलब है, एंड
मेकिंग दैम यूजफुल फॉर पावर एप्लीकेशंस। यानी कि इसका जो बेसिकली क्या है कि रेजिस्टेंस जिस स्ट्रक्चर से इसको बनाया गया है, ट्रेंच किया गया है, दो सरफेसेस के अंदर डिवाइड किया गया, ट्रेंच करने के बाद फिर उसके ऊपर इंसुलेटेड लेयर की गई है, फिर मेटल को डिपॉजिट किया गया है। तो इसके बाद इसकी रेजिस्टेंस, ये सारी कंस्ट्रक्शन के बाद इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है और करंट ज़्यादा हो जाती है। इसलिए वहाँ पर के उन एप्लीकेशंस के अंदर के जब हमें पावर ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पर हम इनको मॉसफेट्स जो हैं उनको जो है वो यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब इसके आगे अब नेक्स्ट अभी टाइम ओवर हो गया तो मैं फिर ये इनको डिस्कस करूँगा कि जो किस तरह बनते हैं ये ई मॉसफेट और डी मॉसफेट। ठीक है, डिप्लीशन मॉसफेट और इन्हांसमेंट मॉसफेट जो है इनकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है और ये कैसे ऑपरेट करते हैं।